जनवरी ही क्यों सेलेक्ट की गई बेटा? आप कमेंट सेक्शन में हमको ये बताएंगे कि इन्फोर्समेंट डेट 26 जनवरी को ही क्यों सेलेक्ट की गई। कोई हेलो स्टूडेंट्स, इंडियन पॉलिटी इंपोर्टेंट टॉपिक की सीरीज में आपका स्वागत है। हमने अपने पहले वीडियो में जो चैप्टर शुरू किया था वो था मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हमने आपको बताया था कि कैसे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई गई, उसकी स्ट्रेंथ इनिशियली क्या थी, उसकी मीटिंग्स कैसे हुई, उसके शेड्यूल के बारे में बताया, कौन कौन से डेजिग्नेशंस थे वहां पर, आपको ये सारी चीजें उसमें बताई गई। अगला लेक्चर जो आज का हमारा है वो उसी चैप्टर का आगे नेक्स्ट हम लोग हेलो स्टूडेंट्स, इंपोर्टेंट टॉपिक सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हमने जो अपना चैप्टर शुरू किया था लास्ट लेक्चर में वो था मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हमने पढ़ा कैसे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई गई, उसकी वर्किंग कैसी थी, उसकी स्ट्रेंथ क्या थी, उसकी मीटिंग्स कैसे कैसे हुई, मीटिंग्स में क्या क्या हुआ, और फाइनली हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बन के रेडी हुई थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लेके आए थे। मीटिंग ने जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी उसने उस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को एक्सेप्ट किया। उसके बाद बात करते हैं आगे बेटा। देखो क्या हुआ कि जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हमारी बनके तैयार हो गई थी तो मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि उसमें इनिशियली 389 मेंबर्स थे बेटा, है ना। तभी इंडिपेंडेंस का भी टाइम था। ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये लग गया था कि अब उनको यहाँ से भारत छोड़ के जाना पड़ेगा, इसीलिए वो क्या लेके आए बेटा, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो क्या लेके आई, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, जिसके तहत हमको फ्रीडम मिली। लेकिन साथ में ही एक चीज ऐसी हुई जो बहुत सॉरोफुल थी, जो बहुत दुखद थी, वो थी बेटा पार्टीशन। तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आने के बाद जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी उसमें क्या क्या परिवर्तन करने पड़े, उसमें क्या क्या चेंजेस आए। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो यही है, चेंजेस इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बाय इंडियंस इंडिपेंडेंट एक्ट 1947। सबसे पहले बात करते हैं पहले बदलाव की। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था बेटा कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इनिशियली जो मेंबर्स थे वो मेंबर्स थे 389। और मैंने आपको यह भी बताया था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान बनाने के लिए जब तैयार हो रही थी तो इसमें भारत के हर कोने से, अगर आप इंडिपेंडेंस से पहले की बात करें और भारत के मैप की बात करें तो वो देखिए आप, ये तो जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई होगी बेटा तब मेंबर यहां से भी होंगे, यहां से भी, 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 हर जगह से मेंबर्स लिए गए होंगे। लेकिन इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के बाद जब पार्टीशन हुआ तो ये वाला जो हिस्सा था, ये हिस्सा भारत से कट के अलग हो गया, जिसे आप वेस्ट पाकिस्तान के नाम से जानते हैं। अब एक बात बताइए कि इनिशियली जो 389 मेंबर्स थे उनमें से काफी सारे मेंबर्स इस वाले हिस्से से भी थे, वेस्ट और ईस्ट पाकिस्तान से। तो चूंकि संविधान जो हमारा बन रहा है वो भारत का संविधान बन रहा है, इसीलिए क्या इन मेंबर्स को यहां पर होना चाहिए था इस असेंबली में? नहीं। इसीलिए जब असेंबली जो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी इंडिपेंडेंस के बाद, जो मेंबर्स वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान के हिस्से के थे उन्होंने असेंबली से विड्रॉ किया। तो जो स्ट्रेंथ असेंबली की 389 थी इनिशियली, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के बाद वो घट के 299 हो गई। तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के बाद जो सबसे पहला बड़ा बदलाव हुआ वो बदलाव हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की स्ट्रेंथ, जो 389 से घट के बेटा कितनी रह गई, 299। यहां तक आपको बात समझ आई होगी। आगे बात करते हैं दूसरे बदलाव की। समझिए बात, देखिए
अगर हम इंडिपेंडेंस से पहले की बात करें बेटा, बिफोर 1947, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आने से पहले की अगर हम बात करें, तो हमारे पास एक लेजिस्लेटिव बॉडी थी और एक कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी थी। कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी थी हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जिसका काम था कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। वहीं जो हमारी लेजिस्लेटिव बॉडी थी बेटा, लेजिस्लेटिव बॉडी का काम क्या था? टू मेक लॉ। और वो लेजिस्लेटिव बॉडी कौन थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये हम बात कर रहे हैं बिफोर 1947, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आने से पहले। तो हमारे पास लेजिस्लेटिव बॉडी भी थी और कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी भी थी। लेजिस्लेटिव बॉडी कौन थी बेटा? ब्रिटिश गवर्नमेंट। और उनका काम क्या था? टू मेक लॉ। वहीं जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी थी वो कौन थी? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। और उसका काम क्या था बेटा? टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन जैसे ही इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 आया, यानी कि आफ्टर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे यहां से जा चुकी थी। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आने के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे यहां से चली गई। तो कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ही। अब लेजिस्लेटिव बॉडी का भी काम कौन करने लगी बेटा? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आने से पहले लेजिस्लेटिव बॉडी अलग थी, कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी अलग थी। लेजिस्लेटिव बॉडी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जिसका काम था लॉ बनाना, और जो कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी थी वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जिसका काम था टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट भारत से चली गई और लेजिस्लेटिव बॉडी का भी जो काम था अब वो किस पर आ गया था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पे। यानी कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, अब इसके पास दो काम थे। अब ये दो तरीके से काम करेगी, एज अ लेजिस्लेटिव बॉडी एंड एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी। यहां तक बात समझ में आई? ये दूसरा बदलाव था। दूसरा बदलाव क्या था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑल्सो बिकेम अ लेजिस्लेटिव बॉडी। कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी तो पहले से ही वो थी, अब वो साथ में लेजिस्लेटिव बॉडी भी हो गई। तो जो दूसरा बड़ा बदलाव आया इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के बाद, वो क्या था? कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑल्सो बिकेम अ लेजिस्लेटिव बॉडी। यहां तक बात समझ में आई? आगे बात करते हैं। देखिए, बात समझिए बेटा, हमने अभी बताया आपको कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक्ट एज, अब ये दो तरीके से काम कर रही है, एक कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी और दूसरा लेजिस्लेटिव बॉडी। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी की तरह काम करेगी तो इसका काम क्या होगा? अभी हमने बताया बेटा, टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन। और जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज अ लेजिस्लेटिव बॉडी काम करेगी तो इसका काम क्या होगा? टू मेक लॉ। आपको मैंने लास्ट लेक्चर में यह भी बताया था कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, इसके प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि इस असेंबली को हेड करते थे। लेकिन अब यहां पर आप देखिए कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, अब इसके पास दो काम है, ये दो तरीके से काम कर रही है। तो जब भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी काम करेगी, यानी कि संविधान बनाने का काम करेगी, तब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को हेड कौन करेगा? प्रेसिडेंट। और वो प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वहीं जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज अ लेजिस्लेटिव बॉडी काम करेगी, अब इसको हेड कौन करेगा? उसके लिए यहां पर एक नई डेजिग्नेशन बनाई गई, एक नई पोस्ट बनाई गई, स्पीकर। तो जब भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एज अ लेजिस्लेटिव बॉडी काम करेगी, तब इसको हेड कौन करेगा? स्पीकर। और उस समय सबसे पहले जो स्पीकर बनाए गए थे वो थे जीवी मावलांकर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन सकता है बेटा। बात समझ आई? तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दो तरीके से काम कर सकती है, वो एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी भी काम कर सकती है, एज अ लेजिस्लेटिव बॉडी भी काम कर सकती है। जब वो एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी काम करेगी, तब उसको हेड कौन करेंगे? प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने काम किया एज अ लेजिस्लेटिव बॉडी, तब उसको हेड कौन करेगा? उसके लिए एक अलग से पोस्ट बनाई गई, एक अलग से डेजिग्नेशन बनाया गया, वो था स्पीकर।
और सबसे पहले जो स्पीकर बनाए गए वो थे जीवी मावलांकर। तो यहां पर आपकी ये बात समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं बेटा। तीसरा जो बड़ा चेंज आया वो क्या था? देखिए, अब तक अभी मैंने आपको बताया था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट भी काम कर रही थी, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली भी काम कर रही थी। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को अपने सारे काम ब्रिटिश गवर्नमेंट से पूछ पूछ कर करने पड़ रहे थे। लेकिन इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आने के बाद जब ब्रिटिश गवर्नमेंट यहां से चली गई, अब हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो थी वो सोवरेन मींस सुप्रीम, अब उसे किसी से कोई भी चीज पूछने की जरूरत नहीं है। इंडिपेंडेंट हो गई वो बॉडी, सुप्रीम हो गई। अब वो अपनी मर्जी से डिसीजन ले सकती। तो आपने देखा कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आने के बाद तीन बड़े बदलाव आए। पहला बदलाव क्या था बेटा कि उसकी स्ट्रेंथ 389 से घट के 299 रह गई। दूसरा बदलाव क्या था कि जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी वो पहले एज अ कॉन्स्टिट्यूंट बॉडी तो काम कर ही रही थी, अब उसने एज अ लेजिस्लेटिव बॉडी भी काम करना शुरू कर दिया था। और तीसरा बदलाव क्या था बेटा कि हमारी जो असेंबली थी, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, अब वो फुली सोवरेन हो, सुप्रीम हो गई, इंडिपेंडेंट हो गई। ये तीन बड़े बदलाव थे जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आने के बाद आए। आगे देखते हैं, समझिए। देखिए बेटा, हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, उसमें मैंने बताया अभी कि मेंबर्स अब घट के कितने रह गए? 299। कितने मेंबर्स बेटा? 299 मेंबर्स है। अब ये जो मेंबर्स थे, इन मेंबर्स की पूरी असेंबली बनी, और जब इन्होंने संविधान बनाना शुरू किया, इन्होंने काम करना शुरू किया, तो 8 मेजर कमेटी बनाई गई बेटा और 13 माइनर कमेटी बनाई। ध्यान रखिए इस पॉइंट को कि जब इन्होंने काम करना शुरू किया, संविधान बनाना शुरू किया, तो इस कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में 8 मेजर कमेटी बनाई गई और 13 माइनर कमेटी बनाई गई। इन कमेटीज में हमें बहुत डिटेल में नहीं जाना है, बस आपको ध्यान रखना है कि जो 8 मेजर कमेटी थी उनमें एक सबसे महत्वपूर्ण जो कमेटी थी वो कमेटी थी बेटा ड्राफ्टिंग कमेटी। और इस ड्राफ्टिंग कमेटी को बनाया गया था 29 अगस्त 1947। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ऐसे बेटा कि 8 जो मेजर कमेटी थी, उन 8 मेजर कमेटी में जो एक सबसे महत्वपूर्ण कमेटी थी वो थी ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसको 29 अगस्त 1947 को बनाया गया था। और इसका काम था संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करना। बाकी की जो कमेटीज थी वो अलग अलग कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन को देख रही थी, संविधान को देख रही थी, और उनको उन अलग अलग कंट्रीज के संविधानों में जो बहुत अच्छे अच्छे कानून उनको लगे वो उनको हमारे यहाँ लेकर आए। इस ड्राफ्टिंग कमेटी का काम था कि उन कानूनों को देखना, अपने इंडिया में उनके स्कोप, उनकी लिमिटेशन को चेक करना, और अपनी भारत की परिस्थितियों के अनुसार उन कानूनों को फिर से, भारत की परिस्थितियों के अनुसार उन कानूनों को फिर से ड्राफ्ट करना। यह काम था ड्राफ्टिंग कमेटी का। कमेटियां बहुत सारी थी, सारी कमेटीज अपना अपना काम कर रही थी, अलग अलग देशों के कानूनों को वो देख रही थी, लॉज को वो देख रही थी, जो लॉ उनको अच्छा लगा उसे वो यहां पर लेके आए। ड्राफ्टिंग कमेटी का काम था उसके स्कोप को, उसकी लिमिटेशन को चेक करना कि हमारे इंडिया की जो सर्कमस्टेंस है उसमें उस लॉ का क्या स्कोप है, उसकी क्या लिमिटेशन है, फिर उसको अपने भारत की परिस्थिति के अनुसार उसको फिर से ड्राफ्ट करना। यह काम था ड्राफ्टिंग कमेटी का। ये जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी थी, इस ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और ये कमेटी इतनी इंपोर्टेंट कमेटी थी कि इसी कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है। यहां तक आपकी बात सारी समझ आ गई होगी। मैंने एक बार फिर से बता दे रहे हैं, 299 मेंबर्स की पूरी हमारी असेंबली थी। जब इन्होंने काम करना शुरू किया, 8 मेजर कमेटी बनाई, 13 माइनर कमेटी बनाई गई। 8 मेजर कमेटीज में एक जो सबसे महत्वपूर्ण कमेटी थी वो ड्राफ्टिंग कमेटी थी। इस कमेटी का काम था कि बाकी की कमेटीज जो लॉ बाहर से देखकर ला रही हैं या जो भी लॉ वो एडवाइस कर रही हैं, उनका स्कोप, उनकी लिमिटेशन भारत में चेक करना और भारत की परिस्थितियों के अनुसार उसको ड्राफ्ट करना। ड्राफ्टिंग कमेटी को 29 अगस्त 1947 को बनाया गया बेटा। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इस कमेटी का काम इतना महत्वपूर्ण था कि इसी कमेटी के चेयरमैन को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया। यहां तक आपकी बात समझ आ चुकी होगी। आगे बात करते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी ने
इंडिया की सर्कमस्टेंस को देखते हुए कानूनों को ड्राफ्ट करते गए और फाइनली हम लोगों ने अपना संविधान बना के तैयार कर लिया। 26 नवंबर 1949 ये वो तारीख थी बेटा जिसमें हमने अपना संविधान बना के रेडी कर लिया था और हमने ये मान लिया था कि यही हमारा संविधान होगा और इसी के अनुसार हम अपने कंट्री को गवर्न करेंगे। तो अगर वो आपसे क्वेश्चन में इनेक्टमेंट डेट पूछता है या एडॉप्शन डेट पूछता है बेटा, तो आपका आंसर जाएगा 26 नवंबर 1949। और इसको लागू किया गया था बेटा 26 जनवरी 1950 को। तो इसकी जो इन्फोर्समेंट डेट है वो क्या है बेटा? 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950। तो यहां से आपके दो क्वेश्चन बन सकते हैं बेटा। इनेक्टमेंट डेट कौन सी है, एडॉप्शन डेट कौन सी है? आपका आंसर जाएगा 26 नवंबर 1949। और अगर वो आपसे पूछता है कि इन्फोर्समेंट डेट क्या है, तो आपका आंसर होगा 26 जनवरी 1950। आपको हम एक बार बताते हैं, उसे आप थोड़ा ध्यान से सुनिए बेटा। अगर वो आपसे क्वेश्चन पूछता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इन्फोर्समेंट डेट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और वो आपको ऑप्शन में देता है ए दिस, बी दिस, सी बोथ, डी नन, तो आप बोथ चुनेंगे बेटा। क्योंकि यहां पर हम आपको बता रहे हैं कि संविधान को लागू जो किया था, जो इन्फोर्स किया था, वो 26 जनवरी 1950 को किया था। लेकिन संविधान के बहुत सारे प्रोविजंस ऐसे थे जिनको तभी के तभी लागू करना बहुत जरूरी था। इसीलिए काफी सारे प्रोविजंस को 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया था। बाकी ऑफिशियली जो पूरा संविधान लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था। तो इसलिए अगर आपको क्वेश्चन में ये मौका मिल रहा है कि आप दोनों डेटों को सेलेक्ट कर सकते हैं, तो आपको दोनों डेट्स ही सेलेक्ट करनी। और आपको अगर इन दोनों में से कोई एक सेलेक्ट करनी होगी तो अंडरस्टूड सी बात है, आप सेलेक्ट करेंगे 26 जनवरी 1950। आपसे एक क्वेश्चन पूछना है कि आप हमको बताएंगे कि जो इन्फोर्समेंट डेट है कॉन्स्टिट्यूशन की, वो 26 जनवरी ही क्यों सेलेक्ट की गई बेटा? आप कमेंट सेक्शन में हमको ये बताएंगे कि इन्फोर्समेंट डेट 26 जनवरी को ही क्यों सेलेक्ट की गई, कोई और डेट क्यों नहीं। तो लेक्चर सीरीज में आज के लिए इतना ही। बाकी इंपोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। वी आर पाठशाला क्लासेस। थैंक यू।